हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 7 मार्च है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले पूरे वीडियो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ेंगे आज हम। क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। विड्रॉल फ्रॉम यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे एंड फाइनली देखेंगे अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ दोनों अवेलेबल हैं एट ₹999 ओनली। एंड मोरओवर आज और कल के दिन अगर आप यूज़ करेंगे अप्सरा कोड तो आपको 10% जो डिस्काउंट भी मिलेगा इसमें। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये बेसिकली क्या है, एक सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने ले डाउन किए हैं विद द कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मंजूरी से ही ये सब चीज़ें हुई हैं। एंड दोस्तों, आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्ट टाइम कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया था एंड कौन से नेशनल इलेक्शन, जो हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं, कौन से वो इलेक्शन थे जिनमें फर्स्ट टाइम जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यूज़ किया गया था। ठीक है जी। एंड ये कोई स्टैट्यूटरी या किसी लॉ से नहीं बनी हुई चीज़, ये सिंपल कंसेंसस है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसके थ्रू ही इट केम इन टू बीइंग। एंड ये अप्लाई किस किस पर होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर अप्लाई होती है, उनके कैंडिडेट्स जो हैं एंड जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन सब के ऊपर इसके नॉर्म्स अप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 324 आर्टिकल में ये चीज़ लिखी हुई है। तो उसी के कॉन्सोनेंस में है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एंड इट comes into force on the announcement of the poll schedule and remains operational till the process is concluded। तो जब इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो जाती है उस टाइम से ये आ जाता है पार में। एंड तब क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी वो कोई प्रोजेक्ट या कुछ ऐसी चीज़ें, वेलफेयर स्कीम्स कुछ अनाउंस नहीं कर सकती तब तक, जब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्शन में है। एंड रहेगा कब तक? जब तक पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हो जाता। एंड ये अप्लाई करता है इवन जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती हैं उनके ऊपर। केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब है कि जब जो असेंबली है या जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व हो जाता है एंड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना कोई कोalition मेजॉरिटी एंजॉय नहीं कर रहा, तो तब तक से लेकर जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक जो हमारा देश चल रहा है किन के थ्रू चल रहा है, केयर टेकर गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है। ठीक है जी। एंड इलेक्शन कमीशन के पास पावर है to ensure that the ruling parties at the center as well as state adhere to the code। तो जो वॉच डॉग है इसमें, इस केस में कौन है? इलेक्शन कमीशन है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो नन अदर देन इलेक्शन कमीशन इज़ द वॉच डॉग फॉर दिस थिंग। एंड एनीवन कैन रिपोर्ट द वायलेशन टू द इलेक्शन कमीशन। तो ये भी एक जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी आम इंसान भी जो वायलेशन है उसके अगर कोई इलेक्शन कमीशन के पास वायलेशन की रिपोर्ट कर सकता है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रही है। तो एंड इसी चीज़ में लेटेस्ट एक मोबाइल ऐप आई है, सी विजिल है मोबाइल ऐप का नाम। तो इसके थ्रू आप ऑडियो विजुअल एविडेंस भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन को अगर कोई ऐसी मॉल प्रैक्टिस विटनेस करते हैं आप तो। ठीक है जी। एंड एनी एक्टिविटी एग्रेवेटिंग एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस और क्रिएटिंग म्यूचुअल हेट्रेड और कॉजिंग टेंशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट्स एंड कम्युनिटीज़ and religious or linguistic is a corrupt practice under the Representation of People's Act। तो बेसिकली है क्या कि जो वेरियस इसमें चीज़ें बताई हुई हैं कि किन किन चीज़ों को हम इलेक्टोरल प्रैक्टिस में करप्ट प्रैक्टिस का नाम देंगे। जैसे अगर कोई जो कम्युनल टेंशन है उसको इंक्रीज़ कर रहा है या फिर हेट्रेड, म्यूचुअल हेट्रेड स्प्रेड कर रहा है कोई पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज, या जो वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज़ हैं उनमें कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये सब चीज़ें इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस में आती हैं। एंड इसके बाद अगर कोई कास्ट या कम्युनल फीलिंग्स को अपील कर रहा है इसी के बिहाफ पर जो लोगों को उकसा रहा है, तो इसलिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम करप्ट प्रैक्टिस के अंडर ही रखेंगे। मोरओवर जो ब्राइब कर रहे हैं कोई वोटर्स को, इसको भी करप्ट प्रैक्टिस में रखा जाता है। एंड ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस भी है अंडर द सेम एक्ट। एंड मोरओवर जो सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, उसके तहत भी ये जो चीज़ है ये पनिशेबल है। द एक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है जी। एंड अगर कोई वोटर्स को डरा धमका रहा है तो उस केस में भी जो करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा उसको। या फिर जो सर्विंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ लीकर, तो ये भी इलेक्शन डे या उसके 48 आवर्स के पहले तक अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो ये सब माल प्रैक्टिस का पार्ट है। एंड नो प्रोजेक्ट और स्कीम
may have the effect of influencing the voter in favor of the party in power can be announced। तो जैसे हमने पहले बात की कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ना कोई ऐसी स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो अनाउंस कर सकती है, एंड ना ही जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिशियल मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं फॉर कैंपेनिंग फॉर देयर पार्टी। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हमने जानी हमारे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कब ये पहली कौन सी स्टेट थी जिसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड कौन से पहले वो जनरल इलेक्शन थे जिसमें पहली बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रैक्टिस में है, तो वो आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, 2-3 दिन से न्यूज़ में आ रहा है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास। सबसे पहले टॉप सीक्रेट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये कौन से कैटेगरी है ये, जिसमें एक्सेप्शनली ग्रेव डैमेज हो सकता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, इन डॉक्यूमेंट्स को हम रखते हैं टॉप सीक्रेट वाली कैटेगरी में। दिस इज़ द टॉप मोस्ट जो कोई डॉक्यूमेंट को रखा जा सकता है, कोई स्टेटस दिया जा सकता है इंपॉर्टेंस का। एंड इसके बाद एक सीक्रेट की कैटेगरी है, अकॉर्डिंगली जो डैमेज, अगर जितना डैमेज नेशनल सिक्योरिटी को कम होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कम होती रहेंगी। एंड इसके बाद कॉन्फिडेंशियल है, एंड सबसे जो इसमें लोअर लेवल पर है दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो अगेन जो रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ ओनली मेंट फॉर द ऑफिशियल यूज़। तो पब्लिक यूज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं, एंड ना ही इनकी पब्लिकेशन या फिर कम्युनिकेशन टू एनी पर्सन एक्सेप्ट फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस इज़ अलाउड। तो ये भी पब्लिक जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये वाले भी रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स भी, एंड इनका भी ऑफिशियल यूज़ के लिए ही काम लेना है। एंड जो क्लासिफिकेशन है वो डिसाइड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। ऑल्दो ये जो प्रोसीजर क्या है जो इंस्ट्रक्शन देने का या किस क्राइटेरिया के बिहाफ पर किसी डॉक्यूमेंट को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इसका अभी तक मिनिस्ट्री ने खुलासा नहीं किया, इवन आफ्टर लॉट ऑफ RTIs। एंड डॉक्यूमेंट्स जिनकी कोई कहीं भी क्लासिफिकेशन नहीं हुई उनको हम अनक्लासिफाइड बोलते हैं, एंड दीज कैन बी प्रेजेंटेड टू द पीपल। एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी ये टू कर्ब एस्पिनाज। तो जो जासूसी हो रही थी उस टाइम पर, उस चीज़ को बेसिकली गवर्नमेंट कर्ब करना चाहती थी, एंड उन्होंने इस चीज़ को नाम दे दिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। एंड इस एक्ट के तहत अगर कोई पर्सन किसी ऐसी साइट के पास आता है या उसको इंस्पेक्ट कर रहा है या उसके पास थ्रू ही हो रहा है, तो उन सबको जो जिस साइट को गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है, तो he can be punishable under this act। And if any person for any purpose prejudicial to the safety or interest of the state obtains, collects, records or publishes or communicates to any other person any secret, तो उनको 14 years तक की सज़ा हो सकती है, या फिर 3, अगर कोई और इसमें से उनमें कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो इट कुड बी 3 years। तो आप ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोहिबिटेड एरिया है ना तो उसमें जा सकते हैं, ना वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही खुद से पब्लिश कर सकते हैं, एंड नॉट इवन यू कैन कम्युनिकेट इट टू एनी अदर पर्सन। इसके तहत आपको 14 years की सज़ा हो सकती है। एंड इट स्टेट्स क्लियरली दैट एक्शंस विच इन्वॉल्व हेल्पिंग एन एनिमी स्टेट अगेंस्ट इंडिया आर स्ट्रांगली कंडेम्ड। तो ये तो फिर ग्रेव केस ही होगा कि अगर आपने इंडिया के किसी एनिमी स्टेट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी, अगेन यू आर लायबल टू बी पनिश्ड अंडर दिस एक्ट। एंड अगेन वो हेल्पिंग द एनिमी स्टेट इज टोटली प्रोहिबिटेड। एंड इवन कि आप कोई प्लान या स्केच या फिर मॉडल भी नहीं बनाकर दे सकते किसी को, ना ही कोई ऑफिशियल कोड्स या पासवर्ड्स जो हैं वो एनिमी को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं इस एक्ट के अंडर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एक्ट है इट इज़ इन ग्रेव आई शुड से ऑपोजिशन विद द RTI एक्ट 2005। तो इसके लिए भी सेक्शन 8 है ऑफ द RTI एक्ट 2005, सेक्शन 8 क्लॉज 2, जो कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्पशंस परमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 8(1) ऑफ द RTI एक्ट, अ पब्लिक अथॉरिटी मे अलाउ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म टू प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। तो मतलब क्या बना कि जो RTI एक्ट है उसके तहत अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उसका खुलासा होना किसी पर्टिकुलर चीज़ का या किसी इन्फॉर्मेशन का, तो वो पब्लिक कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर आपके पास पावर हो कि उसको नहीं दिखाना लोगों को। ठीक है जी, तो पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंडर द RTI एक्ट एज़ कम्पेयर टू द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, विड्रॉल फ्रॉम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं।
तो एज़ यू नो कि ब्रेग्जिट के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। तो बेसिकली लीगल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस है ये, वेयर बाय एन EU मेंबर स्टेट सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो विड्रॉल का मतलब यही है कि लीगल एंड पॉलिटिकल तरीके से आप जो आपकी मेंबर स्टेट है वो अब यूनियन का पार्ट नहीं रहेगी। एंड ये कैसे पॉसिबल होगा? आर्टिकल 50 है ऑफ द ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन, जो कहता है कि कोई भी मेंबर स्टेट अगर चाहे तो वे विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इन अकॉर्डेंस विद इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कैसे होगा, क्योंकि अभी तक कोई मेंबर स्टेट ने विड्रॉ नहीं किया यूरोपियन यूनियन से। 3 टेरिटरीज थी मेंबर स्टेट्स की फर्दर आगे जिन्होंने विड्रॉ किया। जैसे सबसे पहले हमारे पास फ्रेंच अल्जीरिया है, जो 1962 में जब अल्जीरिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेंच, तो उन्होंने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से भी बाहर कर लिया। क्योंकि अब ये फ़र्क कैसे है UK के जाने से एंड जो अल्जीरिया गया बाहर उसके जाने से, क्योंकि अल्जीरिया वाज नॉट डायरेक्टली द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। वो जो फ्रेंच की एक टेरिटरी थी, फ्रांस की एक टेरिटरी थी, एंड फ्रांस इज़ अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इसलिए ये एक सिर्फ टेरिटरी बाहर गई है किसी मेंबर स्टेट की। एंड सिमिलरली ग्रीनलैंड 1985 में बाहर हुआ एंड सेंट बार्थलेमी 2012 में। तो ये 3 टेरिटरीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन से बाहर आई हैं, लेकिन अभी तक कोई मेंबर स्टेट बाहर नहीं आई। एंड अगर हम UK की बात करें तो UK ने ज्वाइन किया 1973 में, जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी तब बोलते थे इसको। एंड जो ये विड्रॉल वाला आर्टिकल है, इट केम अंडर द ट्रीटी ऑफ लिस्बन, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, जो कि आर्टिकल 50 है ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ लिस्बन ट्रीटी। तो हम पूरी अगर टाइमलाइन फॉलो करें तो 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिसके अंडर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई। तो बेसिकली ये बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज थी यूरोपियन यूनियन के स्टार्ट होने की 1951 में। इसके बाद ट्रीटी ऑफ रोम आती है 1957 में, जिसके अंडर बनती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एंड इसके जो ओरिजिनल मेंबर्स थे उनको इनर 6 भी बोला जाता है। एंड वो मेंबर्स कौन से थे? बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स एंड वेस्ट जर्मनी। तो ये 6 इनर मेंबर्स थे। इसके बाद आती है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1993 में, जब बनती है यूरोपियन कम्युनिटी। एंड ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी। एंड इसमें एक कोपेनहेगन क्राइटेरिया की बात होती है, जिसके तहत जो मेंबर कैसे बनेगा कोई नेशन ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी, वो चीज़ डिफाइंड थी। एंड इसकी कुछ कंडीशन थी, जैसे पहली एक तो स्टेबल डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है अगर किसी कंट्री ने मेंबर बनना है EU का। एंड उसके बाद यूरोपियन कम्युनिटी का। एंड उसके बाद रूल ऑफ लॉ होना ज़रूरी है, मार्केट इकॉनमी की तरह फंक्शन करना है उस नेशन को। एंड ऑब्लिगेशन है आपके पास, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, ऑफ द EU लॉ एज वेल एज जो भी क्राइटेरिया यूरोपियन पार्लियामेंट परफॉर्म करेगा। एंड इसके बाद लिस्बन ट्रीटी आती है 2009 में, जिसके तहत बनती है हमारी जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग यूरोपियन यूनियन है वो। एंड इस ट्रीटी ने बनाया एक परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। तो ये भी इस ट्रीटी के तहत ही हुआ है, लिस्बन ट्रीटी के तहत। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है अटल इनोवेशन मिशन। तो ये फ्लैगशिप स्कीम है, इनिशिएटिव है नीति आयोग का, ताकि इनोवेशन एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप हम स्प्रेड कर पाएँ थ्रू आउट द कंट्री। एंड जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म, ताकि प्रमोट कर सकें हम वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स को, जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर पाएँ, एंड स्टार्टअप बिजनेसेस को एनकरेज कर पाएँ। मोरओवर अदर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ है उनको एनकरेज करना है इसमें, पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में से डायरेक्टली ड्रिवन एरियाज़ हैं उनको। एंड 2 कोर फंक्शंस हैं अटल इनोवेशन मिशन के तहत। सबसे पहले है एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, जैसे कि हमने बात की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन है, इसको यूज़ करना है। एंड जो इनोवेटर्स हैं दे वुड बी सपोर्टेड एंड मेंटर टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे बनाकर छोड़ दिया, प्रॉपर मेंटरशिप एज वेल एज जो सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है आपको इसमें। एंड दूसरी जो फंक्शन मेन है वो है इनोवेशन। तो इसको प्रमोट करना है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर इनोवेटिव आइडियाज़ आर जनरेटेड। तो इनोवेशन इसका नाम में भी, क्योंकि इनोवेशन है तो इसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है। एंड फ्रेमवर्क में 2 चीज़ें आती हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स हैं जो कि सभी स्कूल्स में सेटअप की जाएंगी, ताकि जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको एक नर्चरिंग
एनवायरनमेंट दिया जा सके, एंड अटल इंक्यूबेटर्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज इंडस्ट्री लेवल के ऊपर ऑपरेट करेंगे। एंड एक जो लेटेस्ट चीज़ इसमें क्या आई है, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस आए हैं विच आर एम्ड एट सपोर्टिंग इनोवेटर्स क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज in areas of national importance and social relevance through a grant-based mechanism with access to hand-holding, mentoring and other technical support। तो इसकी जो अंडरलाइंग थीम है वो क्या है, नेशनल इम्पॉर्टेंस की हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं एंड सोशल रेलेवेंस के भी। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ बना दी जो कि है तो बहुत इनोवेटिव लेकिन सोसाइटी के, हमारे नेशन के किसी काम नहीं आ रही, तो इसीलिए इन दो चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।